ओके जी, लास्ट हमने प्रोजेक्ट 3 में टेबल तक कर लिया था। आज आपका प्रोजेक्ट 4, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, और हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल कौन सी? index.html। index.html, HTML:5 और ये आपके फॉर्म्स। सबसे पहले आपके पास एलिमेंट हेडर, हेडर के बाद मेन और मेन के बाद फुटर। अच्छा जी, एक तरीका क्या है इसका, हम अभी तक क्या करते हैं, हेडर बनाया, उसके बाद मेन और उसके बाद फुटर। हम इस तरह 3 बार एलिमेंट्स को लिख रहे थे। VS कोड ना काम बहुत आसान करता है हमारा, सिंपल, हेडर प्लस मेन प्लस फुटर। तो ये देखिए आपके पास तीनों एलिमेंट्स आ गए। तो हेडर के अंदर आपके पास नैव आता है, तो इसको आप मजीद काम आसान कर सकते हैं। हेडर के अंदर नैव और प्लस करेंगे तो वो नैव के साथ आएगा। हमने नैव के बाहर लेके जाना है, तो आप इसको इस तरह करें, मेन प्लस फुटर। तो ये देखिए आपके पास हेडर, नैव, मेन और ये फुटर आ गया आपके पास। फुटर के अंदर पी एलिमेंट एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। नैव के अंदर एंकर टैग, एंकर टैग में आपके पास index.html में फॉर्म्स, और ये आपका अगर तो कोई और पेज बन रहा हो लाइक अबाउट, और ये आपका अबाउट बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हेडर हो गया, ये आपका मेन और ये आपका फुटर हो गया। मेन के अंदर h1 और आप इसको ले लें फॉर्म्स। इसको अगर सेंटर में लेकर आना हो, इसी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आना हो, एक तरीका हमने पढ़ा है, कौन सा? सेंटर एलिमेंट, लेकिन वो डेप्रिसिएट हो चुका है। तो जो ऑफिशियल तरीका है स्टाइलिंग की मदद से, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने स्टाइलिंग करनी है, तो सिंपल ये h1 के बाद स्टाइल एट्रीब्यूट, इसमें आपके पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर। h1 हमने लिया, ये तो सिंपल आप ले रहे हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट, इसकी मदद से क्या होता है, इनलाइन स्टाइलिंग हो जाती है, आप स्टाइलिंग पास कर देते हैं। और उसके अंदर प्रॉपर्टी टेक्स्ट लाइन, और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ जाएगा। वो लाइव करें, और ये आपका एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा। उसी तरह आप इस नैव के एलिमेंट्स एंकर टैग्स को सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो नैव को ही पास कर दें या हेडर को पास कर दें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तो नैव को करते हैं स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फुटर को भी ये जो पी आपका स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव करें तो आपकी ये सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं। फॉर्म्स के बाद एक आप एचआर ले लें, और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ जाएगी। अच्छा जी, अब तक हमने देखा h1 हेडिंग मेन के लिए आप h1 यूज करते आ रहे हैं, एंकर टैग के लिए a, अनऑर्डर लिस्ट के लिए ul यूज कर रहे थे, इमेज के लिए img हो गया, ऑडियो के लिए ऑडियो, वीडियो के लिए वीडियो, टेबल के लिए टेबल। उसी तरह फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्म एलिमेंट आ जाता है। ठीक है जी, ये आपका फॉर्म एलिमेंट। इसमें एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन, क्योंकि फॉर्म आपका, आप जाहिर सी बात फॉर्म ले रहे हैं, किसी से डाटा ले रहे हैं, तो डाटा कहीं से लेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कहीं पे सबमिट करवाएंगे, कहीं पे सेव करवाएंगे। तो आपने उस फॉर्म का डाटा किस जगह लेकर जाना है, वो आप इसे एक्शन एट्रीब्यूट में बताते हैं। लेकिन ये एक्शन एट्रीब्यूट तब यूज किया जाता है जब आप सिंपल HTML की मदद से डाटा लेना चाह रहे हैं और उसको कहीं पे भेज रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारा काम जावास्क्रिप्ट की मदद से करना है।
तो इस वजह से आप इस एक्शन एट्रीब्यूट को खत्म कर दें, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट फिर आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपके पास एक और एट्रीब्यूट आता है मेथड। मेथड में एक वैल्यू गेट होती है और एक आपके पास पोस्ट होती है, ठीक है। दो तरह की वैल्यू, गेट और पोस्ट। गेट में क्या होता है, अगर आपकी पब्लिक डाटा लाइक गूगल सर्च कर रहे हैं तो गूगल जब सर्च करते हैं तो उसमें जो मेथड यूज हो रहा है वो गेट यूज होता है। लेकिन वही जब आप कहीं पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, मीन्स के कहीं पे भी लॉगिन कर रहे हैं, तो वो आपका मेथड जो होता है वो पोस्ट होता है। पोस्ट मेथड में क्या होता है, आपका डाटा सिक्योरली जा रहा होता है और गेट में सिक्योर होके नहीं जाता है, ठीक है। बाकी इसको मजीद हम देखेंगे कि फ़र्क क्या है, लेकिन जब हम फॉर्म बना लेंगे उसके बाद। अगर आप मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, मेथड एट्रीब्यूट, और उसको कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो गेट होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी गेट है। फॉर्म एलिमेंट, अगर अब आपने किसी से इनपुट वैल्यू लेनी है तो आपके पास इनपुट एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है जी। आपके पास जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सब का एलिमेंट इनपुट ही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइप चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाली टाइप आपकी टेक्स्ट है। अब आप इसको सेव करें और यहाँ पे देखें आपके पास एक ये इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है जी, जिसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी। लेकिन अब इसमें लिखना क्या है वो नहीं आपको पता लग रहा। आप एक और इनपुट फील्ड ले लें, आपके पास दो आ गए, लेकिन किस इनपुट फील्ड में कौन सी वैल्यू आपने लिखनी ये नहीं आपको पता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए आपके पास प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट आ जाता है। इसमें आप कहते हैं एंटर योर नेम, इसमें आप कहते हैं प्लेस होल्डर एंटर योर, लेट्स सपोज CNAC कहते हैं। सेव करें तो अब आपके पास दो चीज़ों का पता लग रहा है कि इसमें आपने नेम लिखना है और इसमें आपने CNAC लिखना है। लेकिन CNAC में ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या होता है, आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन CNAC में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स तो नहीं होते हैं, तो इसलिए अब आप इनपुट टाइप नंबर इसको कर दें। तो इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब आप नंबर लिख सकते होंगे और आपके पास ये एरो भी आ जाते हैं, तो आपके पास ये इसकी मदद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं और इसमें आप दोनों चीज़ें लिख सकते होंगे। जी क्लियर है? यस सर। तो आपकी इनपुट फील्ड जो है उसका डिस्प्ले क्या बना, इनलाइन है या ब्लॉक है? हाँ जी, कैसे? एक लाइन में आ रहा है, इसको जितनी बिट चाहिए ये उतनी बिट ले रहा है, उसके बाद वो साथ ही सेकंड एलिमेंट आपका शो हो रहा है, तो ये आपका इनलाइन एलिमेंट। अगर आप चाहते हैं कि CNAC जो है ये नेक्स्ट लाइन में है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप BR यूज कर लें, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर आप एक और यूज कर लें तो ये आपको कुछ इस तरह का नजर आने लग जाएगा। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। इसके अलावा एक और चीज फॉर्म, एक और फॉर्म ले लें। अच्छा जी, इस फॉर्म को अगर सबमिट करना है, BR ले लें, इनपुट की टाइप सबमिट, ठीक है जी। इनपुट टाइप सबमिट लिखें तो आपके पास एक ये बटन आ जाता है। आप जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म का डाटा जाएगा किधर, ठीक है, तो ये फिर आप वही एक्शन में बता रहे होते हैं कि इसने कहाँ पे जाना है। लेकिन क्योंकि हम ये सारे काम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे तो फिर आप एक्शन एट्रीब्यूट ना पास करें। ओके, इनपुट टाइप सबमिट, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास वैल्यू एट्रीब्यूट, और इसमें आप कह दें लेट्स सपोज लॉगिन कह दें, तो ये आपका लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। आप रजिस्टर कह दें, रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। आप ABC लिख दें तो ये ABC
अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं देते हैं तो फिर इसकी वैल्यू डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो सबमिट की होती है। ओके जी, एंटर योर नेम, एंटर योर CNAC। अच्छा, अब आपके पास ये दो इनपुट फील्ड है, ये दोनों का डाटा सर्वर में जा रहा होगा जहां पे स्टोर होगा, लेकिन अगर आप खुद भी देखें यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी इनपुट फील्ड की वैल्यू किस मकसद के लिए आ रही है। लेट्स सपोज हम यहाँ से नेम और CNAC तो भेज रहे हैं, मैं आपको दो वैल्यू भेज देता हूँ, या फिर मैं आपको एक और एंटर योर फर्स्ट नेम और एंटर योर लास्ट नेम, या फिर आपका एंटर योर नेम आ गया और एंटर योर फादर नेम आ गया। ठीक है, सेव करें तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। इसमें मैं लिख देता हूँ अहमद और इसमें मैं लिख देता हूँ बिलाल और CNAC में मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ। डाटा आपके पास जो आ रहा है अहमद, बिलाल और आपके पास ये डाटा आ गया। ये डाटा जाना है सर्वर के पास। सर्वर को कैसे पता लगेगा कि नेम कौन सा है, फादर नेम कौन सा और CNAC नंबर कौन सा है? आपको भी नहीं ना पता लग रहा, मैंने तो आपको ये डाटा दिखा दिया, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें से फादर नेम कौन सा या यूजर का नेम कौन सा है? तो इस चीज को बताने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ जाता है, नेम एट्रीब्यूट। इस नेम एट्रीब्यूट में हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नेम है या फिर यूजर नेम है, और इस एट्रीब्यूट में बताते हैं एलिमेंट में फादर नेम, और इसमें हम बताते हैं CNAC। सेव करें तो अब आपके पास जो डाटा है ये आ रहा है। तो अब ये आपका जो बनेगा यूजर नेम बराबर है किसके, अहमद के, फादर नेम बिलाल, CNAC इसके बराबर है। अब देखें, अब ये इस तरह सर्वर को पता लग जाता है, क्योंकि कोडिंग आपने ही करनी है सर्वर की भी, तो आप जिस तरह वैल्यू लेना चाहते हैं अब आपको पता लगेगा कि यूजर नेम जो वैल्यू आ रही है अहमद आ रही है, फादर नेम की जो वैल्यू आ रही है बिलाल और CNAC की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये नंबर आ रहा है। तो ये नेम एट्रीब्यूट की मदद से आपके पास वैल्यू आ रही होती है। इसमें एक और चीज आपके पास नेम, फादर नेम और ये आपके पास CNAC। अच्छा, अब देखें जैसे मैंने नेम लिखा तो मैं इस पर जब फोकस कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नेम आ रहे हैं यूजर नेम। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फादर नेम की मेरे पास कुछ लिस्ट आ रही है, CNAC पे कर रहा हूँ तो CNAC की लिस्ट आ रही है। तो इस तरह ये आपके नेम की मदद से कि आपने प्रीवियस कहीं पे अगर कोई डाटा यूज किया हुआ है तो आपको नजर आ रहा होता है इस तरह नेम एट्रीब्यूट की मदद से। और इसमें आपके पास जी, आप इसमें जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, आप कुछ भी लिखते हैं, लेट्स सपोज ASD मैंने लिख दिया, ऑटोमेटिकली होता क्या है यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसमें ये ASD लिखा गया। आपने इसमें ASD DSA कर दिया, इसमें क्या हुआ वैल्यू एट्रीब्यूट में वो वैल्यू लिखी गई ऑटोमेटिकली। बस बताने का मकसद ये कि सर्वर में जो डाटा जा रहा है नेम की कौन सी वैल्यू है और इस वैल्यू एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू है वो जारी होती है। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट आपका यूजर नेम है और उसकी वैल्यू जो भी है, ठीक है, इस तरह ये वैल्यू जारी होती है सर्वर के पास। जी क्लियर है नेम और वैल्यू? नहीं, हम नहीं लगाते, वैसे मैंने आपको दिखाया कि वैल्यू एट्रीब्यूट वहां पे हम गेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्वर जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे उस टाइम हम इस वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से वैल्यू को गेट करते हैं। जी वो हम आ जाते हैं उस पर, तो वो अब उस पर ही आते हैं। आपके पास फॉर्म एलिमेंट एक और आ गया। अच्छा जी, अभी आपका ये फॉर्म अगर सबमिट करें, हमने देखा कुछ भी नहीं लिखा, सबमिट करें तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपको
यूजर नेम इक्वल टू ब्लैंक, फादर नेम इक्वल टू ब्लैंक और CNAC इक्वल टू ब्लैंक आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर ने कुछ लिखा हुआ हो तो तभी फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज फॉर्म सबमिट ना हो। वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर रहे होंगे, लेकिन HTML में अपना है एक एट्रीब्यूट हम पास कर देते हैं रिक्वायर्ड का, और इसमें भी आपके पास रिक्वायर्ड और CNAC में भी रिक्वायर्ड आ जाता है। तो अब अगर आप सबमिट करते हैं तो वो देखो आपको एरर दे रहा है। अब सबमिट करें इसको तो ये फादर नेम का कह रहा है, और इसको सबमिट करें तब आपको ये CNAC का कह रहा है। लेकिन अगर आप एंटर योर नेम एक करेक्टर ही कर दें तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन एक करेक्टर को नेम तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर मजीद है मिनिमम लेंथ, और मिनिमम लेंथ आपकी कम से कम कितनी होती है 3, ठीक है। अगर आपका नाम अली भी है तो अली भी 3 करेक्टर का। सेव करें, सबमिट, ए लिखें, तो अब वो देखिए कह रहा है आपको प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 2। तो अगर आप इसको एक कोड लिख दें तो वो हो जाएगा। अब ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। तो इस तरह आप मिनिमम लेंथ इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म आपका एक्शन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसी में अब आपके पास लेट्स सपोज अली, फादर नेम अहमद, CNAC 456789, आप सबमिट करें तो यहाँ पे देखें ये आपको वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है। यूजर नेम इक्वल टू अली, फादर नेम इक्वल टू अहमद और CNAC जो भी वैल्यू आपने पास किया। तो अगर आप ईमेल और पासवर्ड लिखें तो ईमेल और पासवर्ड भी आपको नजर आ जाएगा। आप कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो कार्ड की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो ये आपका मेथड गेट होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेथड गेट। आप इसको ही इस टाइम फिलहाल ख़त्म करें और यहाँ पर आप मेथड पोस्ट कर दें, ठीक है, सेव करें। तो यहाँ पर आप सबमिट करें तो एक तो ये पेज अब आपके पास किसी और को ले जाएगा। सबमिट करें तो ये देखें दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि पोस्ट का डाटा हम कहीं पे सेंड कर रहे होते हैं तो हमने वो एक्शन में बताया नहीं, तो इसलिए अब आपके पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। और हाँ जी, वो ऊपर भी नहीं आ रहा, URL बार में भी नहीं नजर आता है। तो ये बस था आपका मेथड गेट और पोस्ट। फॉर्म आपके पास, इस फॉर्म के अंदर आप इस फॉर्म को एक और एलिमेंट के अंदर ले आए, फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर लेजेंड एलिमेंट में आप लिखते हैं लॉगिन फॉर्म, और इसके अंदर फॉर्म एलिमेंट सेव करें तो ये देखिए आपके पास एक ये बॉर्डर सा आ गया और आपके पास ये लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया जो आपने लेजेंड एलिमेंट में लिखा था। फील्ड सेट के अंदर लेजेंड एलिमेंट है और उसके अंदर ये आपका फॉर्म एलिमेंट है। अब इस फॉर्म के अंदर बाकी सारा वही काम जो आप करते आ रहे हो। अब तक हमने इनपुट की टाइप टेक्स्ट को देख लिया, नंबर और सबमिट। अगर आपने ईमेल लेनी है तो इनपुट की टाइप ईमेल, ठीक है जी। नेम में आपके पास ईमेल ही कर दें कि सर्वर को पता लगे कि आपके पास ईमेल आ रही है। और आईडी, अगर आपने यूनिक एलिमेंट इसको बनाना है तो आप आईडी पास कर दें। आईडी एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है, आपके पास लिव एलिमेंट 1 2 3, बल्कि हमने ये पढ़ा तो है वैसे जब हम चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे थे। ओके, 3 एलिमेंट आपके पास मीन्स के 3 भाई हैं, तीनों का नाम सेम है, लेकिन नादरा के डेटाबेस में इन तीनों भाइयों का एक डाटा यूनिक होगा। क्या होगा? CNAC नंबर, उसका ID कार्ड नंबर है। तो इसी तरह आप इसमें एक ID पास कर देते हैं
लेट्स सपोज 1 ID 2 और ये आपके पास ID 3। तो ये तीनों एलिमेंट यूनिक हो गए। आप एक पेज में 2 एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आईडी एट्रीब्यूट हो जाती है। ओके जी, इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल। सेव करें तो ये देखें आपके पास ईमेल आ गई, और हम अब इस पे जैसे ही क्लिक करें तो आपको ये देखें ईमेल भी नजर आ रही है बाय डिफॉल्ट ही। इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, आईडी नहीं हमें अभी चाहिए, और प्लेस होल्डर पासवर्ड। तो आपके पास देखें ये पासवर्ड भी आ गया। ईमेल आप abc@gmail.com, पासवर्ड आप 123456 कर दें। तो ये आपको पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ इस वजह से कि इनपुट की टाइप जो है वो पासवर्ड है। अगर यही इनपुट टाइप टेक्स्ट होता, ये आपको नजर आ रहा था, चलिए। और अगर आप इसको पासवर्ड कर देते हैं पासवर्ड, और इनपुट की टाइप सबमिट, इसमें आप लॉगिन कह देते हैं, आपका लॉगिन बटन बन जाएगा। इसको आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को या फिर इस फील्ड सेट को ही पूरे को स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो आपके पास ये लॉगिन फॉर्म भी सेंटर में और ये इनपुट की फील्ड्स भी सेंटर में। आप इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो ये आपके पास इस तरह ही आ जाते हैं। ईमेल, पासवर्ड और ये आपका लॉगिन हो गया। यहाँ पर ही आप एक एंकर टैग register.html नोट अ यूजर, तो यहाँ पे नोट अ यूजर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप के पेज पे लेके चला जाएगा अगर आपने बनाया होगा तो, और अदरवाइज ये आपका लॉगिन ही होगा। साइन अप के पेज पे इसकी जगह ऑलरेडी या यूजर लिखा होगा, तो ऑलरेडी या यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन के फॉर्म पे ले आएगा। नोट अ यूजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप के फॉर्म पे लेके चला जाएगा। तो इस तरह ये फ्लो बन रहा होता है। और उसके बाद ईमेल, नेम ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल। आपके पास फॉर्म और ये सारी चीजें। अच्छा जी, अभी आपके पास ये ईमेल पासवर्ड, अक्सर हमने देखा है कि ये इसके साथ ही ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ होता है। तो वो कैसे होता है, इसमें आप स्पैन एलिमेंट ले लें या फिर पी एलिमेंट ले लें। पी एलिमेंट ईमेल, और इसको आप पी एलिमेंट पासवर्ड सेव करें तो ये आपके पास ईमेल और ये आपके पास पासवर्ड। अब ये आपका बी आर एलिमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। ईमेल और पासवर्ड, लेकिन इसको पी के बजाय हम लिखते हैं लेबल एलिमेंट में, और इसे भी आप लेबल एलिमेंट में लिखें। तो ये आपका ईमेल और पासवर्ड। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में है तो आप एक एलिमेंट ले लें बी आर, ये आपका ईमेल और ये आपका पासवर्ड हो गया। सेम लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो ये आपका
सेम लाइन में इस तरह आ रहा होता है। ईमेल और पासवर्ड। अब इसकी जगह आप डायरेक्टली एंटर योर ईमेल लिखते हैं और इस जगह पे एंटर योर पासवर्ड, या फिर प्लेस होल्डर में ही आप सिर्फ पासवर्ड और मिनिमम 6 कैरेक्टर्स आप इस तरह लिख सकते हैं मीन्स के यूज़र को बताने के लिए। अगर आपके पास स्टैटिक साइन आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि ये लाजमी है। तो जब लाजमी है तो फिर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ कर लें। ये आपका रिक्वायर्ड बन गया। ओके जी, ये कुछ चीज़ें होगी आपके पास। अब लेबल। अच्छा, लेबल में होता है कि एक्चुअल में आप इस पर टाइप कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका फोकस हो रहा है, ठीक है। आप इस पर कर रहे हैं तो ये आपका फोकस हो गया। आपके पास रेडियो बटन्स होते हैं जिसमें अक्सर हम जेंडर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मेल फीमेल कि कोई एक ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो रेडियो बटन इतना स्मॉल होता है कि अगर आप मोबाइल स्क्रीन वगैरह पे क्लिक करें, टैप करें तो वो सिलेक्ट नहीं होता है। तो फिर होता क्या है कि उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है आप उस पर भी क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम ईमेल पे क्लिक करें तो ये फोकस हो जाए, पासवर्ड पे क्लिक करें तो ये फोकस हो जाए। तो इसके लिए लेबल, ये लेबल जो है ये किसके लिए है, ईमेल के लिए है। तो के लिए इसकी इंग्लिश क्या बनती है, फॉर, ठीक है। तो फॉर यहाँ पर आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है, फॉर हो गया। तो इस फॉर में आप इसको क्या बताएंगे कि ये इस एलिमेंट का ही बन जाएगा जी। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स होते हैं इनपुट टाइप ईमेल तो फिर वो दोनों के लिए तो नहीं ना होता, किसी एक के लिए होता। तो अब हम क्या करेंगे जी, आप इस एलिमेंट को यूनिक बनाएंगे सबसे पहले। तो यूनिक बनाने के लिए हमारे पास क्या है, आईडी। तो आप इसको एक आईडी देते हैं, आईडी भी बेशक ईमेल ही रखते हैं और अब आप इसको ईमेल बताएंगे। तो ये आपका फॉर एट्रीब्यूट पासवर्ड, इसको भी अब आप आईडी पासवर्ड ही देंगे। सेव करें। तो अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ईमेल पे तो ये फोकस हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड फोकस हो गया। अगर मैं इसको पासवर्ड कह दूं और इसको ईमेल कह दूं तो अब अगर मैं ये पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये फोकस हो रहा है और ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। पासवर्ड, ईमेल पे क्लिक किया तो ये पासवर्ड। तो इसलिए ये आपका लेबल यूज किया जाता है। हाँ जी, लग रही समझ की बात है। अब बना लेंगे फॉर्म। पासवर्ड में लगा रहा हूं, मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, सही है उसके लिए करेंगे आई बटन देखने के लिए जी, जो मैंने पासवर्ड लगाया वो आपका जावास्क्रिप्ट से होगा। आइकन तो आपका HTML की मदद से ही लग जाएगा, HTML और CSS की मदद से, लेकिन उसके क्लिक करने पे क्या फंक्शन चलना चाहिए वो आपका जावास्क्रिप्ट आ जाएगा जी। तो वो आपका CSS होगा, अलाइनमेंट आपकी CSS हो जाएगी, क्योंकि ये तो अब आपका सिर्फ स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसमें हम किसी चीज़ को सेट नहीं कर सकते हैं, वो आपका CSS की मदद से होगा। जी क्लियर इतना। अब हम कोई फॉर्म देखते हैं, HTML सिंपल फॉर्म, इमेजेस,
चले ये बनाते हैं। इसमें तकरीबन आपके सारे ही इनपुट फील्ड्स जो मोस्टली यूज होते हैं। नेम के लिए आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, ईमेल के लिए ईमेल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड। ये आपकी चेक बॉक्स है कि आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका रेडियो बटन आ गया कि ये क्या होता है, ये आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं बस। इसमें आपके कमेंट्स, ये आपका टेक्स्ट एरिया बन जाता है। आपने कोई इमेज अपलोड करनी है तो ये आपके पास इनपुट टाइप फाइल बन जाती है। और लोकेशन विजिटेड ये आपका ड्रॉप डाउन बन रहा है तो ये आपका सिलेक्ट ऑप्शन बन जाता है। और उसके बाद आपके पास इनपुट टाइप सबमिट आ गया। तो एक और फॉर्म बनाते हैं और इसको टॉप पे बना लेते हैं फॉर्म। और इसमें आपके पास माई फीडबैक फॉर्म, इसको आप H2 में माई फीडबैक फॉर्म सेव करें तो ये आपके पास माई फीडबैक फॉर्म आ गया। नेम आपका नेम बन जाएगा। इनपुट की टाइप टेक्स्ट, नेम आपका नेम, प्लेस होल्डर, अच्छा इसमें प्लेस होल्डर नहीं है, लाइव है और लेबल है। तो आप लेबल किसके लिए है, नेम के लिए, नेम और आईडी आपके पास नेम आ जाएगी। वो अनऑर्डर लिस्ट लगे हुए हर एक LI आइटम के अंदर वो ले रहा है तो उसकी खैर है, वो हमने तो यूज नहीं करना। ओके जी, नेम, इसके बाद आप BR एलिमेंट यूज कर लें और इसकी ही कॉपी बना लें। ईमेल आपके पास ईमेल ईमेल आपके पास नेम और ईमेल आ गए। पासवर्ड पासवर्ड हो गया और आपके पास पासवर्ड भी आ गया। उसके बाद प्लीज चेक ऑल द इमोशंस दैट अप्लाई टू यू। लेबल, ये जो लेबल है ये आपका वैसे ही है क्योंकि इस पर क्लिक करने पे हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आप इसको लेबल में ले लें, इसको आप पैराग्राफ में ले लें, स्पैन में ले लें, किसी में भी ले सकते हैं। प्लीज चेक ऑल द इमोशंस, check all the emotions that apply to you. Angry, sad, happy. ओके जी, अब आपके पास है सबसे पहले टेक्स्ट है, एंग्री, चेक बॉक्स के लिए इनपुट की टाइप चेक बॉक्स, नेम आपके पास अब ये सेम होना चाहिए तो आप इसमें इमोशंस लिख दें। ठीक है, सर्वर को पता लगे या डेटाबेस को पता लगे कि इमोशंस की वैल्यू आ रही है। आईडी क्या होगी इसकी, एंग्री कहते हैं और यहाँ पे भी आपके पास एंग्री। अच्छा जी, नेम इमोशंस, अब तक हमने देखा ये जितनी भी इनपुट फील्ड्स हमने यूज की है उसमें हम जो कुछ लिख रहे हैं मीन्स कि हम लिखने वाला यूज किया है। अभी तक सिलेक्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं हमने किया था। तो हमने देखा कि सर्वर में दो चीजें जारी होती हैं, नेम एट्रीब्यूट और एक नेम एट्रीब्यूट जाता है और दूसरा क्या जाता है, हमने एक नेम देखा था, ये नेम है तो इसकी वैल्यू जो है वो किस एट्रीब्यूट में होती है, वैल्यू एट्रीब्यूट में। ठीक है, नेम और वैल्यू,
तो यहाँ पर अब कुछ लिखने वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो यूजर की वैल्यू कहाँ पर होगी, तो इसलिए हम इसमें वैल्यू खुद से ही लिखते हैं, वैल्यू, और वैल्यू इसकी क्या है, एंग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपकी एंग्री। br एलिमेंट यूज कर लें, और नेक्स्ट आपका सैड है, सैड, हैप्पी, चलिए हम 3 ऑप्शन ही रख लेते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म्स में, अच्छा जी ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा, इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आने के लिए ये आपके पास एंग्री, सैड और हैप्पी, तीनों ऑप्शन करेंगे, तीनों हो जाएंगे। किसी एक पर करना चाहें तो एक भी पॉसिबल है, 2 करना चाहें तो 2 भी पॉसिबल है। तो ये देखिए हम अगर टेक्स्ट पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ये तब भी वो चेक हो रहा है, और उसी पे क्लिक करें तो वो अनचेक हो जा रहा है। तो ये लेबल की वजह से है, और लेबल में फॉर एट्रीब्यूट यूज किया है इस वजह से। और आपके पास आ जाता है हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस। इसके लिए आप लेबल हाउ सेटिस्फाइड विद यू, हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस, br एलिमेंट, और आपके पास वेरी सेटिस्फाइड, लेबल फॉर वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। और इसमें हमने देखा कि इनपुट की टाइप क्या है, चेक बॉक्स, इसमें हमने देख लिया कि इनपुट की टाइप रेडियो, नेम आपके सेम होने चाहिए, ठीक है नहीं, और इसको आप बेशक नेम दे दें सर्विस। आईडी आपकी क्या बनेगी, वेरी सेटिस्फाइड, और वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, br एलिमेंट, और उसके बाद सेटिस्फाइड, डोंट केयर, सेटिस्फाइड हो गया, और ये आपका डोंट केयर। तो इसमें भी आपके पास, अच्छा जी डोंट नहीं है, डिडंट है। डिडंट केयर, और आपके पास डिससेटिस्फाइड, इसके हमने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। तो अब देखिए आपके पास हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस। अब आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो कोई एक ही होगा। चेक बॉक्स में क्या होता था, आप मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन रेडियो बटन में आपका कोई एक होगा। ये एक तब होगा जब आपने ये नेम जो है, ये नेम जो है ये सेम रखा होगा। अगर आप नेम चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब आपने ग्रुप चेंज कर दिया, तो वो फिर किसी और ग्रुप का मेंबर बन जाता है, और वो किसी और के उसमें ऐड हो जाता है, और वो इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप इसमें से ई को रिमूव कर दें,
वैल्यू चेंज होगी, नेम चेंज हो गया, अब ये किसी और ग्रुप का बन गया। एक तो आप इन तीन में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप कर सकते होंगे साथ में। तो इस वजह से आपका नेम सेम होना चाहिए। लाइक जेंडर अगर आप कर रहे हैं टी जेंडर, इनपुट की टाइप रेडियो नेम, जेंडर वैल्यू मेल, आईडी मेल, लेबल फॉर मेल, और ये आपका मेल हो गया। ईमेल और सेव करें। तो ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लें या इस पर क्लिक कर लें, तो आपका एक ग्रुप बन जाता है इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, फर्दर कमेंट्स। तो फर्दर कमेंट्स के लिए आपके पास लेबल फॉर, फर्दर कमेंट्स की बजाय सिर्फ कमेंट्स लिखने में, और यूजर को जो नजर है वो फर्दर कमेंट्स लिखा हुआ नजर है। इसके लिए आपके पास टेक्स्ट एरिया, नेम आपका कमेंट्स, ओके जी। टेक्स्ट एरिया की मदद से आपके पास नेम एट्रीब्यूट की मदद से आपका डाटा सर्वर में जाएगा और जो भी आप इसमें लिख रहे होंगे वो वैल्यू जाएगी। आईडी आपके पास, कमेंट्स, इसमें आपको कॉलम्स कितने चाहिए और रोज कितने चाहिए ये आप इसमें बता सकते हैं। तो जब आप पेज को रिफ्रेश करें तो आपके पास कुछ ये इस तरह का, लेकिन क्योंकि इसमें कम है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको ख़त्म ही कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट आपका ये चीज़ बन जाती है, ठीक है, कॉलम और रोज है। तो इस टाइम ये आई थिंक 1 2 जी, ये आपके 2 रोज बन गए हैं। 4 5 6 7 तकरीबन कोई 20, हाँ जी, तकरीबन कोई 22 कॉलम्स। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ये कमेंट्स, और इसकी मदद से वैसे तो आप इसकी हाइट और विड्थ CSS की मदद से हम चेंज कर सकते होंगे। आपके पास एक और ये ऑप्शन आता है, आप रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप इस रीसाइज के ऑप्शन को भी CSS की मदद से ख़त्म कर सकते होंगे। ये आपके शहजादे नहीं है साथ वाले, तो पीछे बैठ गए, सामने नज़र नहीं आ रहा था, नींद आ रही थी, पीछे सोना है जाके। ओके जी, बायो फोटो BR लेबल फॉर बायो फोटो, इसके लिए आपके पास इनपुट की टाइप फाइल, ओके, इनपुट टाइप फाइल, नेम में आपके पास बायो फोटो, आईडी बायो फोटो, सेव करें, और ये वेबसाइट में है तो आपके पास बायो फोटो चूज फाइल, नो फाइल चूजन, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप ये फाइल्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकें। इसमें इस टाइम ये आपके पास ऑल फाइल्स के ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सारी ही फाइल्स आपको नज़र आ रही है। लाइक आप चाहते हैं कि सिर्फ इमेज ही नज़र आए, ठीक है, आपके पास टेक्स्ट फाइल भी है और इमेज फाइल भी है, आप चाहते हैं सिर्फ इमेज नज़र आए, तो इसमें ही आपके पास एक और एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में आप कह दें इमेजेस। इमेज /स्टैटिक, इसकी मदद से आपको अब सिर्फ और सिर्फ ये देखें आपके पास इमेज फाइल्स, डेस्कटॉप में सिर्फ इमेज फाइल ही आपको नज़र आ रही होती है, डाउनलोड्स में इमेज फाइल,
डॉक्यूमेंट्स में ये आपके पास सिर्फ इमेज फाइल नज़र आ रही है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि इमेज फाइल भी, अब इसमें देखिए GIF फॉर्मेट है, आप चाहते हैं कि सिर्फ JPG या फिर PNG नज़र है, तो यहाँ पर आप स्टैटिक की जगह PNG कर दें, तो इससे क्या होगा, सिर्फ PNG अब आपको फाइल नज़र आ रही होगी। सेव करें, चूज फाइल, और डॉक्यूमेंट्स में गए तो ये देखें आपको वो फाइल ख़त्म होगी और यहाँ पे देखें PNG इमेज नज़र आ रही है। राइट क्लिक करके आप ऑल फाइल्स करें तो आपको सारी फाइल नज़र आ जाएगी। ये ऑप्शन होता है। उसके बाद आपके पास लोकेशन विजिटेड BR। अब ये आपका ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट नेम में आपके पास विजिटेड प्लेसेस और लेबल है इसमें जी, लोकेशन विजिटेड। अच्छा जी, लोकेशन विजिटेड, ये भी आपका लोकेशन विजिटेड, लेबल लोकेशन विजिटेड, और ये आपका लोकेशन विजिटेड हो गया। इस सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन एलिमेंट आता है। ऑप्शन में पहला आपके पास फैसलाबाद, कि आपने फैसलाबाद विजिट किया हुआ है। उसके बाद आपके पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कश्मीर, यूजर को ये चीज नजर आएगी। और ये आपके पास लोकेशन विजिटेड, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं जो जो आपने एंटर किए हैं। डाटा सबमिट जो होगा, नेम, लोकेशन विजिटेड कौन कौन से, और जो भी यूजर वैल्यू को सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू साथ में जा रही होगी, और वैल्यू जो है ये आपके पास लोअर केस में जाएगी। आपकी HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जब आप लोग पढ़ेंगे, अल्लाह खैर करे पढ़ें इसको, तो जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव होती है। ये लाहौर, ये वर्ड और ये वर्ड ये बराबर नहीं होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये आपका लोअर केस में लिखा है और ये आपका कैपिटलाइज में लिखा हुआ है। अपर केस में नहीं, अपर केस में होता है कि सारे वर्ड आपके अपर केस में हो, कैपिटलाइज में होता है कि पहला वर्ड आपका कैपिटल में हो। फैसलाबाद भी आपका लोअर केस में और ये आपका कैपिटलाइज में लिखा हुआ है, तो ये मैच नहीं करते। तो डेटाबेस में जितना भी डाटा है हम चाहते हैं कि वो लोअर केस में ही लिखा हुआ हो, ठीक है। लोअर केस, और आपका ये जो कहलाता है ये कैमल केस कहलाता है। कैमल केस क्या होता है, इसका पहला वर्ड आपका लोअर केस में होता है और दूसरा वर्ड जब हम साथ ही लिख रहे होते हैं तो वो आपका पहला वर्ड, उसका पहला कैरेक्टर अपर केस में आ रहा होता है। आईडी को जब करवाते हैं तो ऐसे करवाते हैं कैमल जी, जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट, जावा और जावास्क्रिप्ट चेंज है। ओके, लोकेशन विजिटेड। अब यूजर अक्सर क्या करता है, इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो फैसलाबाद लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यूजर क्या करता है, अगर उसने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना हुआ तो वो डायरेक्टली सबमिट कर देता है, तो डायरेक्ट वैल्यू जो जाएगी वो फिर आपकी फैसलाबाद ही जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू इसको ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पर आप लिख देते हैं सिलेक्ट लोकेशन, तो आपके पास सिलेक्ट लोकेशन आ रहा है। अगर यूजर इस तरह ही सबमिट करेगा तो वो आपको कहेगा कि कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर वो इसमें से चूज करेगा, मीन्स को उसको पता लग जाएगा। अगर वो चूज किए बगैर ही कर दे तो फिर जो भी पहली वैल्यू आएगी वही उसकी जारी होगी। और इसके बाद नीचे जाके इनपुट की टाइप सब सेव करें और ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।
तो जितनी भी वैल्यू है, नेम के अगेंस्ट नेम, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, पासवर्ड, इमोशंस, सर्विस या फिर सेटिस्फाइड था शायद, जो भी हमने लिखा था, कमेंट्स, बायो फोटो और लोकेशन विजिटेड, ये वैल्यू जा रही होगी। जी क्लियर है? क्वेश्चन है, जी जब यूजर फॉर्म फिल करेगा तो जो वेबसाइट के एडमिन है वो कैसे उस डेटा को देखेगा, यानी कहाँ पे देखेगा, रिसीव कहाँ पे करेगा? मैं समझा नहीं आपकी बात। जो यूजर फॉर्म फिल करेगा तो जो एडमिन है वो उसको कहाँ पे रिसीव करेगा फॉर्म? ये डाटा आपका किसी सर्वर में, किसी डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। उस डेटाबेस की मदद से हम डाटा को गेट करते हैं अपने एडमिन पोर्टल पे। तो एडमिन पोर्टल हम बाद में बनाते हैं। जी क्लियर इतना? आप लोग सेक्शन सी के, इसके बाद है ना बी के। बी के हैं, पढ़ने का ज़्यादा दिल कर रहे हैं, आज जल्दी आ गए। जी कोई सवाल हो किसी का? रीसेट बटन ऐड करते हैं, रीसेट बटन ऐड करते हैं सबमिट के साथ। हम्म। मैं जान रहा हूँ कि वो सारा फॉर्म रीसेट ना हो, उसका कुछ पोर्शन रीसेट हो, उसको कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट, उसमें हम सेलेक्ट करते हैं रीसेट के बटन पे, हम एक बटन बना लेते हैं। अच्छा, एक तो आपके इनपुट टाइप सबमिट है, इसके अलावा आपके पास बटन एलिमेंट, इसमें लेट्स सपोज आप रीसेट लिख दें, ठीक है। इसके बटन के क्लिक करने पे, ऑन क्लिक, हम एक फंक्शन चलाते हैं। फंक्शन के क्लिक करने पे हम बताते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज को आप एम्प्टी करें, तो वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। इसमें एक और बटन आ जाता है, इनपुट की टाइप रीसेट, और वैल्यू आपकी रीसेट ही लिख दें। आपने फॉर्म, ये सारा फॉर्म लिख दिया, ठीक है। रीसेट पे क्लिक करें तो ये सारा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इनपुट टाइप रीसेट की मदद से ये आपका पॉसिबल है, जो उस फॉर्म के अंदर हो। फॉर्म एलिमेंट लाजमी है। अगर फॉर्म एलिमेंट, अब देखिए हमने रीसेट किया है इस फॉर्म को, तो बाकी जितना भी डाटा वो सारा लिखा हुआ है, सिर्फ उस फॉर्म का डाटा ही रीसेट हुआ। इसके अलावा आपके पास इनपुट की कुछ टाइप है, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट और बटन एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, इनपुट टाइप सबमिट में आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक आपके पास ऑप्शन है बटन एलिमेंट, इस बटन एलिमेंट के अंदर आप इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास स्टाइलिंग से बटन आ रहे होते हैं, तो वो आप फिर बटन एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप चेकबॉक्स हो गया। कलर, तो ये आपका कलर आ रहा होता है, इस तरह आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें उसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास। इनपुट टाइप डेट, इससे क्या होगा, आपके पास एक ये डेट आ जाएगा और आप डेट को सिलेक्ट कर सकते होंगे। इनपुट टाइप टाइम, आपके पास ये टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। एक ऑप्शन है आपके पास इनपुट की फील्ड, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। डेट टाइम लोकल, इसमें क्या क्या आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं एक साथ, डेट भी और टाइम भी, ये दोनों चीजें आ गई आपके पास। इनपुट की टाइप ईमेल हो गया, फाइल हो गई। हिडन में क्या होता है, आपकी कोई भी इनपुट फील्ड नजर नहीं आती है, लेकिन सर्वर में अगर आप कोई डाटा भेजना चाहते हैं हिडन, तो आप हिडन भी लिख देते हैं और इसमें आप साथ में वैल्यू पास कर देते हैं खुद से। तो जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा, आपके पास हिडन वैल्यू के नाम से एक वैल्यू जा रही होगी, ये वाली। लाइक आप कह दें डेट क्रिएटेड, ठीक है। डेट क्रिएटेड, ये फॉर्म क्रिएट कब हुआ, यूजर ने ये फॉर्म को सबमिट कब किया, वो आप यहाँ पे फिर टाइम बता सकते हैं। तो वो टाइम जो होगा वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा होगा। इनपुट की टाइप इमेज में इमेज, मंथ में मंथ, नंबर में नंबर, पासवर्ड में पासवर्ड, रेडियो में रेडियो बटन आ गया। रेंज आपके पास ये रेंज है, इसकी आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिन कितना और मैक्स कितना। मिन अगर आपका 1 है तो मैक्सिमम आपका 100, तो ये आप इस तरह वैल्यू को कर सकते होंगे।
उसके बाद आपके पास आ जाता है इनपुट टाइप, रीसेट हो गया, सर्च, सबमिट। टेल में क्या होता है, ये आपके पास सिंपल ये फील्ड आ रही है, लेकिन जब आप इसी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टेलीफोन वाला कीबोर्ड आएगा जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह टेलीफोन में आता है ना, या फिर आप व्हाट्सएप पे नंबर लिख रहे होते हैं तो कीबोर्ड चेंज हो जाता है। डायलर पैड होता है, डायलर पैड आपका नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप मैसेज में जाते हैं तो आपके पास पूरा कीबोर्ड आता है। तो इनपुट टाइप टेल में आपके पास सिर्फ वो वाला कीबोर्ड आएगा। इनपुट की टाइप टेक्स्ट में टेक्स्ट, टाइम में टाइम, यूआरएल में आप यूआरएल पास कर रहे होते हैं और वीक में आपके पास वीक आ रहा होता है। सर्च में आपके पास सेम वही चीज़ होती है इनपुट टाइप टेक्स्ट जैसी, लेकिन जैसे आप कुछ लिखते हैं आपके पास ये क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है, आपने इस पर क्लिक किया और वो ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली आपका फॉर्म्स, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 7। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 आप लोग पहले से ही कर चुके हैं, हेडर, मेन और फुटर वगैरह, ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर जितने भी एलिमेंट्स वो आपके चैप्टर नंबर 8 में थे, जो पहले से ही करते आ रहे हैं। आई फ्रेम एलिमेंट पढ़ा आपने, यूट्यूब की वीडियो लगाई है, तो वो किससे लगाई थी, आई फ्रेम से, तो आई फ्रेम पढ़ा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 9 में आपके पास एक वही एलिमेंट कहलाए आई फ्रेम, एक्स्ट्रा मार्कअप्स है लेकिन उसमें आई फ्रेम आता है, आई फ्रेम भी हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 आपका मेटा टैग्स है, ये मेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेटा इंफॉर्मेशन आपका मेटा टैग्स .org, इसमें आपके पास मेटा टैग्स में जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं, इम्पोर्टेंट टैग्स में आपके पास एक ये टाइटल, एक आपके पास मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और उसमें आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन जो है इसका कंटेंट मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 160 कैरेक्टर्स का, और टाइटल आपका सिर्फ 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट 60 कैरेक्टर्स का और मेटा नेम डिस्क्रिप्शन आपकी 160 कैरेक्टर्स की। OLX, इसमें देखें जब आप लोगों ने डोमेन से कनेक्ट कर लिया होगा, ये आपको डोमेन नजर आ रही है, ये जो लिंक आपका है ये बेसिकली आपका टाइटल है, और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। मेटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। मेटा डाटा, मेटा डाटा इज डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा, ठीक है, but not the content of the data such as the text of a message or the image itself। तो डाटा अबाउट डाटा होता है, तो ये मेटा इंफॉर्मेशन जो है जो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं इस हेड एलिमेंट के अंदर, ये इस पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि इस पेज में एक्चुअल में होगा क्या। अब जिस तरह इसमें फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें फॉर्म्स होंगे, अबाउट होता तो अबाउट होता, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, होम है तो होम, और कंटेंट उसके डिस्क्रिप्शन के होम में होगा क्या क्या, ठीक है, या फिर आपकी वेबसाइट के रिलेटेड, तो वो आप 160 कैरेक्टर्स में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का मेटा डाटा हो जाता है, मेटा टैग। इसको आप कॉपी करें, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर ली। आपके पास कैरेक्टर, रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके पास कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 152 कैरेक्टर्स। तो इसने 152 कैरेक्टर्स में इस तरह लिखा है, OLX has thousands ads available in Pakistan of goods for sale from cars, furniture, electronics and jobs and services listing buy or sell something today। मीन्स को अपनी अपनी पूरी वेबसाइट इस कंटेंट में वाजे कर दी, ठीक है। उसने कंटेंट ऐसा लिखा जिससे उसकी पूरी वेबसाइट के बारे में पता लग रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और इसका टाइटल जो है OLX buy and sell for free anywhere in Pakistan with OLX। अब इसके आगे देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है।
इस 3 डॉट्स का मतलब इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 60 कैरेक्टर्स ही नजर आएंगे आपको, और ये 60 कैरेक्टर्स ही गूगल गेट कर रहा होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही इसको लिखें। तो अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करते हैं, इस 3 डॉट को मिला के ये 60 कैरेक्टर्स बन रहे होंगे, 61 हो गए, ठीक है। तो ये आपका, इसलिए आपको चाहिए कि आपका 60 कैरेक्टर्स तक ही यहाँ तक रहे, फिर वो 3 डॉट्स नहीं आते हैं और आपका डाटा भी पूरा नजर आ रहा होता है। जी कोई सवाल हो तो ये आप लोग की HTML कंप्लीट हो जाती है। YouTube की वीडियो ये आपके पास YouTube की एक वीडियो आ गई, इसमें आपके पास ये शेयर का ऑप्शन, ठीक है, शेयर पे गए और यहाँ पे ये इम्बेड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इम्बेड पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास आई फ्रेम एलिमेंट आ गया। कॉपी करें और अपने कोड पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऐसे सेव करें। ये आपके पास वो YouTube की वीडियो आ गई और ये आपके पास चलने भी लग जाएगी, ठीक है जी। आई फ्रेम बेसिकली एलिमेंट होता क्या है, आई फ्रेम एलिमेंट आपने लिया, इसमें सोर्स में आप किसी भी वेबसाइट का URL लिख सकते हैं। अगर तो वेबसाइट अलाउ कर रही है कि आप मेरी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो नज़र आ जाएगी, अदरवाइज वो आपको नज़र नहीं आएगी। लाइक आपके पास google.com, गूगल हमें अलाउ नहीं कर रहा है, सेव करें तो ये देखें आपके पास क्या लिखा आ गया, रिफ्यूज टू कनेक्ट। अभी आप इसको ख़त्म करें इस वक्त, रिफ्यूज टू कनेक्ट। आप OLX को करें तो olx.com.pk भी रिफ्यूज टू कनेक्ट है। आप इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट अब हमारे पास है लाइक umairahmed.net, अब ये मतलब पर्सनल वेबसाइट, तो ये अलाउ किया गया है, तो ये फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो इसकी अगर स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइल में जाके इसकी विड्थ आप 100% कर दें और इसकी हाइट जो है आप 500 पिक्सल्स कर दें, तो ये आपकी वेबसाइट पे इस तरह पे नज़र आएगी। इसके वेबसाइट के अंदर ही अब आपकी पूरी वेबसाइट नज़र आ रही है। एंकर टैग में क्या होता है, एंकर टैग में आप यही चीज़ लिखते हैं, आपको नज़र नहीं आती, आप क्लिक करते तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे दूसरे टैब पे ले जाता। तो ये बेसिकली आपका आई फ्रेम एलिमेंट। कोई वीडियो की सिर्फ ऑडियो लगानी हो, वीडियो की ऑडियो लगानी हो तो वीडियो को पहले ऑडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो को पहले ऑडियो बनाएंगे फिर ऑडियो एलिमेंट यूज़ करेंगे। वो वैल्यू में आ जाएगी ना, यूज़र जब इसको सिलेक्ट करेगा वैल्यू में वो सिलेक्ट हो रही होगी, ठीक है। एक्चुअल में इसमें वो लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा कि कितने परसेंटेज बनती है, तो वो जब आप लोग आगे बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। जी क्लियर इतना? चलें जी, कल आप लोगों का एग्जाम फिर इंशाल्लाह